केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। रक्षा मंत्रालय के डिफेंस उत्पादन विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को सीबीआई ने 20 दिसंबर 2025 को एक बड़े रिश्वत घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने प्राइवेट रक्षा कंपनियों को गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाने के एवज में रुपए लिए, जिसमें बेंगलुरु की एक कंपनी से 3 लाख रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए गिरफ्तार किया गया। इन छापेमारियों और जांच के दौरान सीबीआई ने उनके दिल्ली स्थित घर समेत कई स्थानों से कुल लगभग 2.36 करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं, जिनमें से 2.23 करोड़ रुपए उनके आवास से और उनके पत्नी कर्नल काजल बाली के श्रीगंगानगर राजस्थान स्थित घर से भी 10 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। मामले में उनके साथ एक प्राइवेट व्यक्ति विनोद कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है और दोनों को विशेष सीबीआई अदालत में पेश कर दिया गया है, जिन्होंने उन्हें 23 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में भेजा है। जांच एजेंसी ने बताया कि इस कांड में दुबई स्थित एक कंपनी और अन्य विदेशी तथा घरेलू प्रतिनिधियों के संबंध भी शामिल हैं, जिनके माध्यम से रिश्वत और आपराधिक साजिश का नेटवर्क चलाया जा रहा था। अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े हैंडलरों के लिए संवेदनशील सैन्य जानकारी इकट्ठा और भेजने के आरोपित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों को मिली खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने पिछले दिनों कई संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिनमें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के कुछ युवकों के अलावा अन्य आरोपित भी शामिल हैं। आरोप है कि ये लोग भारतीय सेना की तैनाती, मूवमेंट और रक्षा तंत्रों से जुड़ी गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान स्थित हैंडलरों को टेलीग्राम जैसे डिजिटल चैनलों के माध्यम से भेज रहे थे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानी जा रही हैं। गिरफ्तारी के बाद एजेंसियां नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं और ये भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं चीन के आसपास बढ़ती गतिविधियों और सीमा की मौजूदा स्थिति से जुड़ा कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है, जिसके चलते इस जासूसी नेटवर्क का संचालन हो रहा था। सुरक्षा एजेंसियां बॉर्डर एरिया में नजर रखे हुए हैं और उठ रही सभी संभावित खतरों पर सतर्कता बरत रही हैं। तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो राज्य पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रहा है और इसे रोकने का दृढ़ संकल्प जताया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की इजाजत नहीं दी जाएगी और यदि केंद्र ऐसा करने की कोशिश करेगा तो राज्य भाषा की रक्षा के लिए भाषा युद्ध तक के लिए तैयार है। उदयनिधि ने यह भी कहा कि केंद्र ने त्रिभाषा नीति, नई शिक्षा नीति एनईपी लागू न करने के कारण लगभग 2000 करोड़ रुपए के शिक्षा से जुड़े फंड तमिलनाडु को रोके हुए हैं, जो राज्य की शिक्षा योजनाओं के लिए मुद्दा बन गया है। उनका कहना है कि राज्य अपनी पारंपरिक द्विभाषा नीति तमिल और अंग्रेजी को बनाए रखेगा और कोई भी जबरदस्ती स्वीकार नहीं करेगा, तथा ये विरोध तमिल भाषा, राज्य के अधिकार और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव, 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों की मतगणना रविवार सुबह से जारी है और शुरुआती रुझानों में भाजपा नेतृत्व महायुति गठबंधन को 150 से अधिक सीटों पर बढ़त मिली दिखाई दे रही है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार महायुति की बढ़त राज्य के कई हिस्सों में दिखी है, जिसमें भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन शामिल है, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए की प्रतिस्पर्धा जारी है। इन आंकड़ों को राज्य भर के मतगणना परिणामों के रूप में देखा जा रहा है, जो अगले कुछ घंटों में और स्पष्ट करेंगे कि महायुति को सत्ता में कितनी बड़ी जीत मिलती है। दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने कहा कि आरोपी को मुख्यमंत्री आसान शिकार लगी और पहली नज़र में ये मामला हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश का प्रतीत होता है। दोनों आरोपियों साकरिया राजेश भाई खिमजी और सैयद तहसीन रजा पर हत्या के प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा डालना, सरकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री पर हमला और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई 26 दिसंबर 2025 के लिए तय की है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने घटना से पहले मुख्यमंत्री के निजी आवास की रेकी की थी और उनके बीच कॉल रिकॉर्ड तथा अन्य विवरण प्रकरण में शामिल किए गए हैं, जो योजनाबद्ध निशाना साधने की ओर इशारा करते हैं। घटना 20 अगस्त 2025 को रेखा गुप्ता के जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान हुई थी। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की योजना है।
है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य ईवी को सस्ती और आसानी से उपलब्ध कराना है, ताकि लोग पेट्रोल डीजल वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं और हवा के प्रदूषण में कमी लाई जा सके। इसके तहत ईवी खरीद पर बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों को स्क्रैप करने पर अतिरिक्त इंसेंटिव भी मिलेगा, जिससे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने में मदद मिलेगी। सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अनुमति प्रक्रिया को आसान करेगी और आवासीय क्षेत्रों समेत पूरे शहर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी, ताकि चार्जिंग सुविधाएं ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस नीति से दिल्ली को ईवी राजधानी बनाने और लोगों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बांग्लादेश में हादी हत्या मामले को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है, जहां छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद उनकी समर्थक संगठन इनकलाब मंच ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका के शाहबाग इलाके में विशाल रैली आयोजित कर कहा कि यदि हत्यारों को गिरफ्तार कर ठोस कार्यवाही नहीं की गई और होम एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त जहांगीर आलम चौधरी से इस्तीफा नहीं लिया गया, तो वो अनिश्चितकालीन धरने और अधिक कठोर आंदोलन की चेतावनी देंगे। इस अल्टीमेटम में ये भी मांग की गई है कि सरकार उक्त हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करे, अन्यथा वो आगे भी और बड़े कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हादी की मृत्यु के बाद देश भर में प्रदर्शन और विरोध की लहर चल रही है और उसकी स्मृति में कई समूह सड़कों पर उतरे हैं। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने तोशाखाना 2 भ्रष्टाचार मामले में देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर लगभग 16.40 करोड़ रुपए यानी 16.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये फैसला इस आरोप पर आया है कि उन्होंने विदेशी नेताओं से मिले सरकारी उपहारों, जिनमें महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट और घड़ियां शामिल हैं, को नियमों के विपरीत बहुत कम कीमत पर खरीद कर बेच दिया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। अदालत ने सजा तय करते समय इमरान की उम्र और बुशरा बीबी के महिला होने को ध्यान में रखते हुए कुछ नरमी दिखाई, लेकिन दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार और क्रामिक भरोसेघात जैसे गंभीर आरोप साबित पाया। इस निर्णय के खिलाफ इमरान और उनकी लीगल टीम उच्च न्यायालय में अपील करने की तैयारी कर रही है। भारत की शटलर सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली, जो कि सीजन एंडिंग इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के अंतिम 4 में पहुंचने वाली पहली भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी है। उन्होंने ग्रुप चरण में वर्ल्ड नंबर 2 और पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेताओं आरोन चिया और सो वुई येक को कड़ी टक्कर देने के बाद 17-21, 21-18, 21-15 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जिससे भारतीय बैडमिंटन फैंस के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई। हालांकि सेमीफाइनल में उनकी जोड़ी चीन के लियांग वेई किंग और वांग चांग से हार गई, फिर भी उनकी ये उपलब्धि देश के लिए गर्व का पल साबित हुई। भारत के विभिन्न राज्यों में सर्दी का प्रकोप जारी है। खासकर उत्तर और मध्य भारत में घना कोहरा, शीतलहर और ठंडी हवाओं का असर देखा जा रहा है। दक्षिणी राज्यों में हल्की बारिश और अपेक्षाकृत गर्म मौसम बना हुआ है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। उत्तर भारत के राज्यों जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता कम हो गई है। दिल्ली में तापमान 6 से 15 डिग्री सेल्सियस, उत्तर प्रदेश में 4 से 14 डिग्री सेल्सियस और पंजाब हरियाणा में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। साथ ही शीतलहर जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख के ऊंचे इलाकों और उत्तर पूर्वी हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों में भारी वर्षा या बर्फबारी के साथ हिमपात की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में साफ से आंशिक बादल छाए रहेंगे। भोपाल में अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा रांची में 21 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। राजस्थान में जयपुर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन कोहरा और ठंड का प्रभाव बरकरार है। दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय आदि में हल्की फुहारें और ठंडी हवाएं चलेंगी। तापमान 10 से 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में 21 तारीख की सुबह तक रात सुबह के दौरान घने से बहुत घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।